Good morning, dear students. In 12th class physics, second unit current electricity. In this unit, we are studying some topics we have already studied regarding to this chapter. That is mainly drift velocity, relation of drift velocity with electric current. एक रेजिस्टर की रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ कैसे वेरिएशन करती है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एंड कनेक्शन ऑफ रेजिस्टर्स इन सीरीज एंड पैरेलल. इसके अलावा कार्बन रेजिस्टर्स की कलर कोडिंग. ये कुछ टॉपिक हमने इस चैप्टर के फर्स्ट चैप्टर जो करंट इलेक्ट्रिसिटी का था उसमें स्टडी किए हैं. कुछ टॉपिक इस चैप्टर के और बचे हुए हैं. लेट वी स्टडी वन बाय वन सम ऑफ देम टॉपिक्स. सो टुडेज टॉपिक इज cells, internal resistance, EMF and terminal potential difference. तो सबसे पहले हम तीनों टर्म्स को अंडरस्टैंड करेंगे. तीन टर्म्स क्या क्या हैं. इंटरनल रेजिस्टेंस, एक सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस, ईएमएफ एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस. इंटरनल रेजिस्टेंस रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर स्मॉल आर, ईएमएफ कैपिटल ई से रिप्रेजेंट की जाती है एंड द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बाय वी. तो सबसे पहले हमने इन तीनों टर्म्स को वन बाय वन अंडरस्टैंड करना है. तो सेल के बारे में सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि सेल क्या है. सेल इज एन इलेक्ट्रिक डिवाइस which converts chemical energy into electrical energy. केमिकल से ये एक नेसेसरी पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करता है. कंडक्टर के दोनों एंड्स पर पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करने का जो काम है वो एक सेल करता है. ठीक है, किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में, सो दैट द कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ करंट इज मेंटेन्ड, ताकि सर्किट के या कंडक्टर के दोनों एंड्स में करंट का एक कंटिन्यूअस फ्लो उसमें मेंटेन किया जा सके. ओके. सेल की अगर कंस्ट्रक्शन की बात करें तो मेन पार्ट्स उसमें क्या क्या होते हैं. इट हैज टू इलेक्ट्रोड्स एंड अ केमिकल सब्सटेंस दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट. इलेक्ट्रोड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट, ये दो मेन पार्ट्स हैं एक सेल के. इट कंसिस्ट ऑफ टू रॉड्स और प्लेट्स कॉल्ड इलेक्ट्रोड्स विच आर डिप्ड इन अ केमिकल सोल्यूशन. तो ये रॉड्स जो हैं वो केमिकल सोल्यूशन में डिप की गई हैं और इसी केमिकल सोल्यूशन को हम क्या नाम दे रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट. इलेक्ट्रोड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट. इलेक्ट्रोलाइट एक केमिकल, इस केमिकल में होने वाली केमिकल रिएक्शन आयंस को प्रोड्यूस करती है. वो आयंस इन दोनों इलेक्ट्रोड में से डिपॉजिट होते हैं. जैसे पॉजिटिव आयंस जिस इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपॉजिट होते हैं दैट इज कॉल्ड एनोड, एंड नेगेटिव आयन जिस इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट होते हैं दैट इज कॉल्ड कैथोड. तो इस तरह से एक सेल के इन दोनों इलेक्ट्रोड्स पर ऑपोजिट चार्ज की वजह से एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है और यही सेल जब एक कंडक्टर के दोनों एंड्स पर अटैच किया जाता है तो उस कंडक्टर के दोनों एंड्स पर भी पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करता है. ये इलेक्ट्रिक सर्किट में हम जानते हैं कि इसका जो इलेक्ट्रिक सिंबल है वो एक दो वर्टिकल लाइंस, वन इज ऑफ लार्ज लेंथ, वन इज ऑफ स्मॉल लेंथ. ये इसका इलेक्ट्रिकल सिंबल है. लार्ज लेंथ वाली जो लाइन है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को रिप्रेजेंट करती है और स्मॉल लेंथ वाली लाइन रिप्रेजेंट्स द नेगेटिव इलेक्ट्रोड. तो ये सेल के बारे में पॉइंट्स हैं. नेक्स्ट इज ईएमएफ. सेल की ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, इन दो टर्म्स को हम थोड़ा डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे. वन इज EMF. The full form is electromotive force. क्या है बेटा? Electromotive force, EMF. EMF of a cell may be defined as the potential difference between its terminals in an open circuit. एक सर्किट हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं EMF को अंडरस्टैंड करने के लिए. एक सेल है जैसे, और सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस इसके साथ ही स्मॉल आर इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए सिंबल है. दिस होल कॉम्बिनेशन इज अ सेल. पूरा एक सेल है. इस सेल के साथ यहाँ एक की या स्विच जिसको हम बोलते हैं
अटैच किया गया एंड एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R फ्रॉम हेयर। तो इस सेल के दोनों एंड्स पर इसके पोटेंशियल डिफरेंस को ईएमएफ को मेजर करने के लिए हम एक वोल्ट मीटर जैसे अटैच करते हैं एट द टू एंड्स, टू टर्मिनल्स ऑफ द सेल। ओके, सेल के दोनों टर्मिनल्स पर अटैच किया एक मीटर जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेगा। सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच्ड है तो ये वाला हिस्सा इसका पॉजिटिव हो गया, जो नेगेटिव से अटैच्ड है दिस वन पार्ट इज नेगेटिव। हियर इज द की के। तो इस सर्कल के अंदर जो मीटर हमने सेल के दोनों टर्मिनल्स के पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए लगाया हुआ मीटर है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, डेफिनेशन क्या है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का, दैट इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स टर्मिनल्स। सेल के दोनों टर्मिनल्स का पोटेंशियल डिफरेंस है उस समय जब इलेक्ट्रिक सर्किट कैसा है, ओपन है, व्हेन द सर्किट इज ओपन, और सिंपली एज ओपन सर्किट वोल्टेज। हम इसको अदर वर्ड्स में ओपन सर्किट वोल्टेज भी कह सकते हैं, ओपन सर्किट वोल्टेज। तो आप देख रहे हैं कि यहां पर ये की ओपन है, तो ओपन सर्किट वोल्टेज की सिचुएशन में जो यहां लगाया हुआ मीटर है इट विल मेजर इट्स ईएमएफ। ये इस समय इसके ईएमएफ को मेजर कर रहा होगा। इज दैट क्लियर? एक बार फिर से डेफिनेशन सुनिए। ईएमएफ ऑफ ए सेल में बी डिफाइंड एज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स टर्मिनल्स, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स टर्मिनल्स इन ओपन सर्किट। ओके, सो इट इज सिंपली एन open circuit voltage of a cell. EMF of a cell is the potential difference between its terminals when the terminals are not connected. ये terminals जब external resistor के साथ connected नहीं है, क्यों? क्योंकि जो की है सर्किट की वो open है। ओके, not connected to an external closed circuit, that is, और दूसरा इसका मतलब कि इस समय इलेक्ट्रिक करंट भी सर्किट में फ्लो नहीं हो रहा है because the circuit is open from here. So the work done by the cell to bring the unit positive charge, potential difference का एक जो फॉर्मूला है वो वर्क डन पर यूनिट चार्ज है। तो इस ओपन सर्किट की सिचुएशन में वही वर्क डन कैसा होगा, जीरो होगा, है ना। सो दैट्स व्हाई वर्क डन नहीं किया जाएगा। तो उस सिचुएशन में दोनों एंड्स पर, दोनों इलेक्ट्रोड्स पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा सेल के दोनों इलेक्ट्रोड्स पर, दैट विल बी कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। आगे हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हेडिंग स्टडी करें, क्योंकि दोनों टर्म्स को जब आप एक साथ स्टडी करोगे तो डिफरेंस क्लियर होगा। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं V से, एंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बाय E। तो डिफरेंस सिर्फ आपके सामने जो ये इलेक्ट्रिक सर्किट बना हुआ है दोबारा से उसको बना देते हैं, क्योंकि एक रिप्रेजेंट कर रहा है इसमें ईएमएफ को, और दूसरा जो अभी हम बनाएंगे वो दैट विल represent the terminal potential difference। तो दोनों में आपने अंतर देखना है क्या होगा। the key here internal resistance positive negative capital R, this whole combination, ये दोनों कॉम्बिनेशन जो है स्मॉल r यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस सेल की। तो सेल के दोनों इलेक्ट्रोड्स पर एक मीटर जो लगाएंगे हम मेजरमेंट के लिए। नाउ इन दिस सिचुएशन हम जैसे ही की को क्लोज करेंगे तो सर्किट में करंट का फ्लो होगा, यानी कि सर्किट इस समय कैसा है, क्लोज्ड सर्किट है। सो द डेफिनेशन ऑफ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और क्लोज्ड सर्किट वोल्टेज, दूसरा नाम इसका क्या है, क्लोज्ड सर्किट वोल्टेज। ठीक है, क्लोज्ड सर्किट वोल्टेज of a cell is defined as the potential difference between its terminals in the closed circuit। ये वाला सर्किट आप देख रहे हैं क्लोज्ड है यहाँ से। तो इस क्लोज्ड सर्किट में सेल के दोनों सिरों पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट विल बी कॉल्ड एज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पर लगा हुआ जो मीटर होगा इट विल मेजर द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पर, तो इधर से ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। तो ये दोनों में एक डिफरेंस है, यानी कि एक सेल के अक्रॉस अगर उसका सर्किट एक्सटर्नल सर्किट के लिए ओपन है, देन द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू
एंड्स ऑफ इलेक्ट्रोड ऑफ द सेल इज ईएमएफ, और वही इलेक्ट्रिक सर्किट अगर क्लोज्ड है तब उसके दोनों इलेक्ट्रोड्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट विल बी कॉल्ड एज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। एक्चुअल में क्या है कि ईएमएफ ओपन सिचुएशन का वोल्टेज है, तो ये एक मैक्सिमम वैल्यू है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की, और जब सर्किट क्लोज कर दिया जाता है तो इस एक्सटर्नल रेजिस्टर में जितना पोटेंशियल का ड्रॉप हो जाएगा। ध्यान से देखिए, अगर मान लो ये करंट जो सर्किट में फ्लो हुआ उसको मैं आई नाम दे देता हूं, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो ईएमएफ से कितना कम है, माइनस कर रहा हूं, देखिए ध्यान से, V इक्वल्स टू ई माइनस, ये जो ईएमएफ है ये मैक्सिमम वैल्यू है पोटेंशियल डिफरेंस की, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना कम है, जितना पोटेंशियल ड्रॉप इस रेजिस्टर के अक्रॉस हो जाएगा। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, V इज इक्वल टू आई आर, आई अगर करंट हो, आर रेजिस्टेंस है आगे, तो इतना पोटेंशियल डिफरेंस का ड्रॉप इस रेजिस्टर में हुआ, और वही वैल्यू अगर सब्ट्रैक्ट कर दी जाए ईएमएफ से तो वो वैल्यू होगी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की। तो कुल मिला के बात ये हुई कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो वैल्यू में स्मॉल है, ईएमएफ मैक्सिमम वैल्यू है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की, तो इसका मतलब वो ग्रेटर होगी देन द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। नेक्स्ट टर्म हम देखते हैं, जो थर्ड टर्म ऊपर हमने हेडिंग में की है, दैट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए internal resistance of a cell, सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर बताया गया उसका सिंबल। इन दोनों डायग्राम में आप देख रहे हैं कि ये जो डॉटर लाइन है इसके अंदर अंदर सेल के साथ एक रेजिस्टेंस स्मॉल आर से लिखी हुई है दोनों डायग्राम में, तो यही स्मॉल आर सर्किट में इंटरनल रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रही है। एक्चुअल में सेल का काम होता है एक कंडक्टर के दोनों एंड्स पर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना, जिसकी वजह से सर्किट में करंट का फ्लो होता है। लेकिन ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ करंट द चार्ज कैरियर्स आर अपोज्ड। कंडक्टर में जब करंट का फ्लो होता है तो वो चार्ज कैरियर जिनकी वजह से करंट फ्लो हो रहा है वो अपोज किए जाते हैं बाय द एटम्स एंड आयंस ऑफ कंडक्टर, एंड दैट कॉजेज द रेजिस्टेंस। वही जो अपोजिशन है करंट के फ्लो के लिए, जो अपोजिशन है उसको रेजिस्टेंस नाम देते हैं। तो सेल जिस बाहर के सर्किट में अपोजिशन फील करता है एक्सटर्नल सर्किट में, वो तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर है, लेकिन सेल के इंटरनल कंपोजिशन ही जो अपोजिशन क्रिएट करती है चार्ज कैरियर के फ्लो में। सेल के इंटरनल कंपोजिशन, सेल के इंटरनल कंपोजिशन क्या है, इसके इलेक्ट्रोड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। देखिए ध्यान देना है, ये सेल जैसे हमने बनाया उसका एक्चुअल स्ट्रक्चर, मान लो ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। इन दोनों को जब हम एक्सटर्नली किसी रेजिस्टर से ज्वाइन करेंगे तो उस रेजिस्टर में करंट का फ्लो होने लगेगा कैपिटल आर। सिंपली पॉजिटिव चार्ज विल फ्लो फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड, नेगेटिव चार्ज इधर नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो होगा। लेकिन जब हम उसी चीज को, जैसे सपोज दैट हम इलेक्ट्रॉन्स की बात ले लेते हैं, ये टर्मिनल्स ए एंड बी हैं इलेक्ट्रोड्स, तो बी से ए की तरफ इलेक्ट्रॉन्स आए फ्लो होते हुए, और जब ए इलेक्ट्रोड में फ्लो होके वही चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रोड ए में से फ्लो होके फिर इलेक्ट्रोलाइट में से फ्लो होके जब इलेक्ट्रोड बी पर पहुंचेंगे तब इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट होगा। क्लियर? तो उस समय जब यही चार्ज कैरियर्स इन इलेक्ट्रोड्स में से फ्लो होते हुए आएंगे तो ये इलेक्ट्रोड्स भी ऑपोजिशन क्रिएट करेंगे उनके फ्लो होने में। ध्यान से सुनना है, इलेक्ट्रोड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट, सेल के इलेक्ट्रोड्स और इलेक्ट्रोलाइट भी चार्ज कैरियर के फ्लो में रुकावट पैदा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको अपोज करते हैं उनके फ्लो को। तो सेल के यही फैक्टर्स जो चार्ज कैरियर के फ्लो में एक ऑपोजिशन क्रिएट करते हैं, दे आर कॉल्ड द इंटरनल रेजिस्टेंस। सो डेफिनेशन गिवन इज ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय द सेल। सेल जो ऑपोजिशन ऑफर करता है करंट के फ्लो में या चार्ज कैरियर के फ्लो में, टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट, सो इट इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। ठीक है, चार्ज कैरियर के फ्लो में
ऑपोजिशन ऑफर जो की जाती है बाय द इलेक्ट्रोड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स ऑफ द सेल, दैट इज कॉल्ड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। स्मॉल आर से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। और एक पॉइंट नोट करने वाला ये होगा, ध्यान रखना है आपने, कि इंटरनल रेजिस्टेंस जो सेल की होगी वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ हमेशा सीरीज में कंबाइंड होगी। ठीक है, स्मॉल आर एंड कैपिटल आर बोथ विल बी कनेक्टेड इन सीरीज। जहां तक बात है डिपेंडेंस की, कि इंटरनल रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, तो वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट। सेल के इलेक्ट्रोड्स और इलेक्ट्रोलाइट किस नेचर के हैं उस पे डिपेंड करती है किसी भी सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस। नाउ ये तो हुआ इनके बारे में बेसिक कॉन्सेप्चुअल नॉलेज। अब हम इन तीनों टर्म्स का एक रिलेशन स्टडी करेंगे। द हेडिंग विल बी रिलेशन बिटवीन इंटरनल रेजिस्टेंस, ईएमएफ एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। डायग्राम तो हमने देख ही लिया कि किस तरह से क्या डिफरेंस है ईएमएफ में और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस में। ओपन सर्किट वोल्टेज इज कॉल्ड ईएमएफ एंड क्लोज सर्किट वोल्टेज इज कॉल्ड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। रिलेशन बिटवीन स्मॉल आर, कैपिटल ई एंड वी, इंटरनल रेजिस्टेंस, ईएमएफ एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहां पर जो डायग्राम थे अभी अभी हमारे पास दो नहीं, उन्हीं के रेफरेंस से कंसिडरेशन की जा रही है। कंसिडर अ सेल ऑफ ईएमएफ ई एंड इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर कनेक्टेड टू एन एक्सटर्नल रेजिस्टर कैपिटल आर। A cell with internal resistance small r with EMF E is connected to an external resistance कैपिटल आर के साथ कनेक्टेड है एक सेल। फर्स्ट कंडीशन ये ले रहा है थ्रू द की के, एक की के से उस सर्किट को ओपन या क्लोज किया जा रहा है। सो व्हेन द की के इज, पहली कंडीशन लेते हैं हम, व्हेन की के इज ओपन करंट इज जीरो, है ना। जब तक की सर्किट की ओपन होगी तो करंट फ्लो नहीं करेगा सर्किट्स में से। सो द वोल्ट मीटर कनेक्टेड अक्रॉस द सेल, तो उस समय जो वोल्ट मीटर कनेक्ट किया जाएगा जिसका काम पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना है, तो वो उस समय क्या मेजर करेगा, सेल की ईएमएफ को मेजर करेगा वो, दैट इज V विल बी इक्वल टू E। नाउ सेकंड कंडीशन लेते हैं हम, व्हेन द की के इज क्लोज्ड, व्हेन द की के इज क्लोज्ड, डायग्रामेटिकल अंडरस्टैंडिंग भी आपने साथ साथ थोड़ा देखना है। द सेल, द इंटरनल रेजिस्टेंस, पॉजिटिव नेगेटिव सेल के टर्मिनल्स, तो पूरा एक सेल बनाइए और इस समय जो वोल्ट मीटर कनेक्ट करेंगे हम सेल के दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस, तो वो डिपेंड करेगा कि की क्लोज्ड है या ओपन है। तो की जैसे हमने क्लोज दिखाई सर्किट में, तो एक्सटर्नल रेजिस्टर में से करंट का फ्लो होगा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, उसका ये डायरेक्शन हो गया कन्वेंशनल करंट का। सो हियर द voltmeter will measure the closed circuit voltage, that is terminal potential difference, that is V। ठीक है बेटा, the key is here। तो स्टेटमेंट को यहां पे बात कर रहा है when the key K is closed, जब ये की के क्लोज की जाएगी तो सेल के अक्रॉस कनेक्ट हुआ वोल्ट मीटर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेगा, करंट फ्लो करेगा उस समय I, सर्किट में I करंट फ्लो कर रहा है। तो जैसे यहाँ I इक्वल टू 0 लिखा हमने, तो इस केस में करंट कितना होगा, टोटल ईएमएफ सेल की और डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस क्या है, एक इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल आर और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है दैट इज कैपिटल आर। ठीक है, तो दोनों को ऐड क्यों किया यहाँ पर, क्योंकि अभी अभी आपको बताया था कि इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में कनेक्टेड होती है और सीरीज में जो फॉर्मूला है टोटल रेजिस्टेंस को फाइंड करने का, उसी फॉर्मूला से दोनों को ऐड करके टोटल रेजिस्टेंस लिखी है। ठीक है, फ्रॉम हेयर वी कैन राइट दैट द वैल्यू ऑफ ईएमएफ ई क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो I इंटू स्मॉल आर
प्लस आई इंटू कैपिटल आर, लेट इट एज इक्वेशन नंबर, इसको 2 कर दीजिए यहाँ पर नाम, ठीक है, इक्वेशन सेकंड होगी ये। नाउ सिंस द एक्सटर्नल रेजिस्टर कैपिटल आर इज कनेक्टेड इन पैरेलल टू द इलेक्ट्रोड्स ऑफ द सेल, ये जो बाहर वाला रेजिस्टर है डायरेक्टली सेल के दोनों इलेक्ट्रोड से कनेक्टेड है, ठीक है। तो इसका मतलब जितना पोटेंशियल डिफरेंस है सेल के दोनों टर्मिनल्स पे एज कैपिटल आर इज कनेक्टेड, कैपिटल आर इज कनेक्टेड, this external resistance capital R is connected in parallel with the electrodes of cell. So potential difference जो सेल के दोनों टर्मिनल्स पे है V, जिसको हम लिख रहे हैं that is equal to, वो किसके बराबर हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस इस रेजिस्टर के अक्रॉस, यानी कि रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना, करंट मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस, V इक्वल्स टू आई आर, ठीक है, V इक्वल्स टू आई आर। सो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, ठीक है, ये कैपिटल आई आर की जो वैल्यू, आई आर कैपिटल वाला, ये वैल्यू अगर हम यहां से यूज कर लें सेकेंड इक्वेशन में, सो इक्वेशन 2 विल बिकम, क्या बनती है, E इक्वल्स टू आई स्मॉल आर प्लस कैपिटल V, ठीक है। तो यहां से हमें एक चीज क्लियर हो रही है, अभी आपको रिलेशन बताई भी थी मैंने कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना कम है, इसी रिलेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, आई आर को इधर ले जाएं तो E माइनस आई आर, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ से कितना कम है, जितना इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप हो जाता है ईएमएफ से, उतना माइनस करके जो आएगा, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द सेल। अगर हम यहीं पे स्पेशल केस रखें, इफ द की इज ओपन, अगर की ओपन हो तो आई की वैल्यू कितनी होगी बेटा, करंट कितना होगा, 0, इफ द सर्किट इज ओपन, और वो 0 वैल्यू अगर यहां लिखें, सो V इक्वल्स टू E, यानी कि उस कंडीशन में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ही ईएमएफ के बराबर भी होता है, ये पहले हम पढ़ ही चुके हैं, ठीक है बेटा। सो नाउ वी विल हैव टू डिटरमाइन द रिलेशन बिटवीन इंटरनल रेजिस्टेंस एंड करंट। सो यूज करते हैं हम फर्स्ट सेकेंड इक्वेशन को, जैसे एक तो I इज इक्वल टू, आपके पास जो रिलेशन आया है ये वाला, ठीक है, I इज इक्वल टू ई अपॉन स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, और दूसरा इसको हम यूज करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में, ठीक है, यानी कि हम यहां से लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3। तो देखिए करना क्या है हमने, V इज इक्वल टू आई, V इक्वल्स टू आई, तो I की वैल्यू जो यहां हम यूज करेंगे, ये वाली वैल्यू यूज करेंगे, I की जगह कितना आएगा, कैपिटल E अपॉन स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, I की वैल्यू आ गई इंटू कैपिटल आर, क्लियर है बेटा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, V इंटू स्मॉल आर प्लस V इंटू कैपिटल आर इक्वल्स टू E इंटू कैपिटल आर, क्लियर। हमारा टारगेट क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस, ये स्मॉल आर, इसकी वैल्यू को फाइंड करना, इसकी एक्सप्रेशन फाइंड करनी है हमने, ठीक है ना। तो हम वी आर वाले फैक्टर को इधर रहने देते हैं, वी आर इक्वल्स टू ई कैपिटल आर माइनस वी कैपिटल आर, इन दोनों में से कैपिटल आर कॉमन ले लिया बाहर, ई माइनस वी अपॉन आर, एंड नेक्स्ट स्टेप में स्मॉल आर, ये वी को भी हम उधर ले जाएंगे, तो ई माइनस वी अपॉन वी इंटू कैपिटल आर। थोड़ा सा मॉडिफाई करके और लिख सकते हैं,
E अपॉन वी माइनस V अपॉन वी, तो V अपॉन वी कितना 1 इंटू कैपिटल R. सो दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन इंटरनल रेजिस्टेंस EMF एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस. इसके अलावा एक फैक्टर और आ रहा है इसमें कैपिटल R, वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है. सेल के अलावा जो बाहर से अदर रेजिस्टेंस अटैच की गई है सर्किट में, कैपिटल R उसको रिप्रेजेंट कर रहा है. सो दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन द internal resistance EMF and terminal potential difference. Well students, we are going to discuss now the next topic, that is the grouping of cells. अगला हमारा जो टॉपिक है वो है ग्रुपिंग ऑफ सेल्स. तो जैसा कि आप इससे पहले फर्स्ट यूनिट में कैपेसिटर्स की ग्रुपिंग और सेकेंड यूनिट में रेजिस्टर की ग्रुपिंग्स पढ़ चुके हैं. ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स में आपने पढ़ा कि कैपेसिटर्स कैन बी कनेक्टेड इन सीरीज, पैरेलल, और मिक्स कॉम्बिनेशन भी उसी से बनता है. इसी तरह से रेजिस्टर्स का कॉम्बिनेशन आपने सेकेंड यूनिट में फर्स्ट पार्ट में इसमें स्टडी किया. कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, दे आल्सो कैन बी कंबाइंड इन सीरीज, इन पैरेलल एंड इन मिक्स्ड कॉम्बिनेशन. तो इसी तरह से कुछ आइडेंटिकल सेल्स, एन नंबर ऑफ आइडेंटिकल सेल्स, उनका जो ग्रुपिंग है वो इन सीरीज, सेकेंड वन इज इन पैरेलल एंड थर्ड वन इज मिक्स्ड ग्रुपिंग. तो वही टाइप्स हैं ग्रुपिंग के जो कि आपने रेजिस्टर और कैपेसिटर्स के केस में भी पढ़े. तो यहां पर फर्स्ट पार्ट को हम डिस्कस करते हैं, दैट इज द ग्रुपिंग ऑफ सेल्स इन सीरीज. ठीक है, तो सेल्स को जब सीरीज में ग्रुप किया जाता है तो उस ग्रुपिंग का क्या इफेक्ट एक्सटर्नल रेजिस्टर के ऊपर होता है, क्या वो ग्रुपिंग बेनिफिशियल है या नहीं है, उस चीज को हम स्टडी करेंगे. सो लेट एन रेजिस्टर्स, एन सेल्स, लेट एन नंबर ऑफ identical cells are joined in series. सीरीज का जो ज्वाइनिंग है सेल्स का वो कैसे होगा, हम डायग्रामेटिकली उस चीज को देखें. तो डेफिनेशन क्या देंगे हम, ये फर्स्ट सेल है विद EMF E1 एंड इंटरनल रेजिस्टेंस R1. So when the negative terminal of first cell is joined with the positive terminal of second cell, negative of second is joined with the positive terminal of third cell and so on. डेफिनेशन को एक बार फिर से सुनेंगे. जब फर्स्ट सेल के नेगेटिव टर्मिनल को सेकंड सेल के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करें, सेकंड के नेगेटिव को थर्ड के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करें, और थर्ड के नेगेटिव सेल को फोर्थ से, एंड सो ऑन, इस तरह से चलता जाए एन नंबर ऑफ सेल्स तक. तो इस टाइप के कॉम्बिनेशन को हम सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स कहते हैं. दिस इज द सीरीज कॉम्बिनेशन. और इस सीरीज कॉम्बिनेशन को एक एक्सटर्नल रेजिस्टर कैपिटल R में करंट के फ्लो के लिए यूज किया जाता है. ठीक है, तो ये हमने E1, E2, E3 नाम दिए. En तक सेल हैं जिनकी इंटरनल रेजिस्टेंसेस R1, R2, R3 सो ऑन अप टू Rn. इन सभी सेल्स की इंटरनल रेजिस्टेंसेस हैं, और कैपिटल R एक्सटर्नल रेजिस्टर है जिसके थ्रू ये सारे सेल्स की कॉम्बिनेशन का करंट I विल फ्लो थ्रू दिस कैपिटल R. क्लियर है बेटा? तो सिंपलिसिटी के लिए हम थोड़ा यहाँ कंसिडर करते हैं, हमने आइडेंटिकल सेल्स नाम दिया है इनको. तो आइडेंटिकल सेल कब होंगे, जब ये जो इनकी इंटरनल रेजिस्टेंस है E1, E2, E3 सो ऑन अप टू En, ये सभी एक कॉमन वैल्यू E के बराबर होंगी, यानी कि सेम वैल्यू होगी जब सभी सेल्स की. तो उस सेम वैल्यू को हमने मान लो नाम दे दिया E. ऐसे ही इंटरनल रेजिस्टेंसेस R1, R2, R3 सो ऑन अप टू Rn, ये भी जब सेम वैल्यू की होंगी, उस सेम वैल्यू को मान लो हम नाम दे देते हैं स्मॉल r. ठीक है, R1, R2, R3 सभी सेम वैल्यूज R के बराबर हैं.
ये आइडेंटिकल का मतलब है। तो इस सर्किट में फ्लो होने वाले करंट को हमने फाइंड करना है, जिसके लिए हमें सेल की या सर्किट की टोटल ईएमएफ और दूसरा टोटल रेजिस्टेंस को फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो वन बाय वन करते हैं। एज द cells are joined in series, so the EMF of circuit की जो टोटल EMF है, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में सेम EMF सभी सेल्स की है, E प्लस E सबकी अलग अलग होती है। सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने पढ़ा है, तो कितने हैं ऐसे अप टू n, E प्लस ई हमने कहां तक करना है, n तक। तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये n इंटू ई, ये टोटल ईएमएफ आ गई सर्किट। इसको नंबर 1 कर दो यहाँ, इक्वेशन 1। अब हम रेजिस्टेंस फाइंड करनी है सर्किट की, टोटल रेजिस्टेंस। तो उससे पहले सर्किट की टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करो। टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस इक्वल्स टू, अगर टोटल रेजिस्टेंस को हम आर आई नाम देते हैं, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है, R1 R2 R3 सभी का क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो सीरीज में डायरेक्ट फार्मूला हमारे पास R प्लस सो अप टू n टाइम्स। ठीक है, n टाइम्स हम R करेंगे, सो आर आई इक्वल्स टू n इंटू R। ठीक है, ऐसे इक्वेशन नंबर 2। या अभी इसको इक्वेशन मत दो, क्योंकि अभी अपने सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस निकालनी है। ये इंटरनल रेजिस्टेंस आई है ओनली। टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक्सटर्नल रेजिस्टर को सीरीज में ऐड करना पड़ेगा इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ, कैपिटल R प्लस आर आई, दैट इज इक्वल टू कैपिटल R प्लस आर आई की वैल्यू कितनी, n इंटू R। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। To find the current flowing through circuit, we know current flowing through circuit equals to total EMF, ओम्स लॉ लगा रहे हैं ये, डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है बेटा, I इक्वल्स टू V अपॉन R, ये ओम्स लॉ हो गया ना, V इज इक्वल टू I R से I इज इक्वल टू V अपॉन R। तो टोटल EMF हमारी यहाँ सर्किट में कितनी आई थी, n इंटू ई, डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस कितनी आई है, कैपिटल R प्लस n इंटू स्मॉल r। तो ये इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला इस कॉम्बिनेशन के दौरान बना। सीरीज कॉम्बिनेशन सेल्स की जब की गई तो ये करंट हुआ उसमें। नाउ सम स्पेशल केसेस, इफ वी डिस्कस सम स्पेशल केसेस टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन कि इस सीरीज कॉम्बिनेशन का क्या बेनिफिट हमें मिल रहा है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के लिए। तो स्पेशल केसेस क्या हैं, फर्स्ट केस इज इफ कैपिटल आर यानी कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है इंटरनल रेजिस्टेंस से, ठीक है, तो इसका मीनिंग ये निकलेगा कि कैपिटल आर प्लस एन आर। अब कैपिटल आर अगर बहुत ज्यादा है तो कैपिटल आर की कंपैरिजन में हम स्मॉल आर वाले फैक्टर को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, सो वी आर लेफ्ट विद ओनली कैपिटल आर। तो सिर्फ कैपिटल आर ही बचा अप्रोक्सीमेटली, ये अप्रोक्सीमेटली का साइन है, इक्वल टू कैपिटल आर। सो द फॉर्मूला दिस विल बिकम आई इज इक्वल टू एन ई अपॉन कैपिटल आर। इसी को थोड़ा मॉडिफाई करके लिखें, एन इंटू ई अपॉन आर। ई अपॉन आर क्या हो गया, ई अपॉन आर इज द फॉर्मूला फॉर करंट। ये सिंगल सेल का करंट है, जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में सिंगल सेल जो करंट सेंड करेगा वो, और उसका एन टाइम्स हो रहा है। इट मीन्स एन टाइम्स द करंट ड्यू टू अ सिंगल सेल, एक सिंगल सेल के करंट का एन टाइम्स, ठीक है। और दूसरा केस जो हम लेंगे वो इससे ऑपोजिट, इफ कैपिटल आर इज वेरी वेरी लेस देन स्मॉल आर। कैपिटल आर अगर बहुत छोटा है स्मॉल आर से, तो कैपिटल आर प्लस एन आर वाले फैक्टर को अप्रोक्सीमेटली एन आर लिखा जा सकता है, कैपिटल आर को नेग्लेक्ट कर देंगे तो यही करंट वाला जो वैल्यू है इट विल चेंज टू एन ई, ऊपर वाला फैक्टर, और डिवाइड बाय क्या बचा,
एन इंटू स्मॉल आर, यानी कि एन से एन कैंसिल हो गए, ई बाय आर। इट इम्प्लाइज करंट ड्यू टू अ सिंगल सेल। कॉम्बिनेशन की गई लेकिन करंट क्या आया, एक सिंगल सेल का करंट आया। इसका मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन सेल्स की इस केस में इफेक्टिव नहीं है। कौन सा केस? जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत छोटी हो। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अगर टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस से बहुत छोटी है तो सीरीज कॉम्बिनेशन उस केस में इफेक्टिव नहीं है। जबकि ये सीरीज कॉम्बिनेशन उस केस में बहुत इफेक्टिव है जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज वेरी वेरी लार्ज देन द इंटरनल रेजिस्टेंस हो, क्योंकि उस समय करंट कितना आ रहा है, एन टाइम्स द करंट ड्यू टू सिंगल सेल। सिंगल सेल के करंट का एन गुना, यानी कि कॉम्बिनेशन सक्सेसफुल हो रही है। क्लियर है बेटा? नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, इसी का पार्ट ग्रुपिंग ऑफ सेल्स में ही। तो हमने अभी जो स्टडी किया है ओनली सेल्स का ग्रुपिंग इन सीरीज। नाउ वी विल स्टडी द ग्रुपिंग ऑफ सेल्स इन पैरेलल। सेकंड वाला जो पार्ट है पैरेलल, ठीक है। सो लेट एन नंबर ऑफ आइडेंटिकल सेल्स आर ज्वाइंड इन पैरेलल। कुछ कुछ चीजें चेंज होंगी। E1 E2 E3 सारे आइडेंटिकल हैं, नाम दे दिया R1 R2 R3, ये भी सब आइडेंटिकल है R के बराबर। एज द सेल्स आर ज्वाइंड इन पैरेलल। पैरेलल में हम डायग्राम बनाएंगे अभी, कैसे दिखाएंगे इनको पैरेलल कॉम्बिनेशन में। यहाँ पहले डायग्राम बना लेते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन होती कैसी है या डिफाइन कैसे की जाती है। सो व्हेन द पॉजिटिव टर्मिनल्स ऑफ ऑल द सेल्स, ध्यान देंगे सभी सेल्स के पॉजिटिव टर्मिनल्स एक कॉमन पॉइंट पे कनेक्टेड हों और नेगेटिव टर्मिनल्स किसी दूसरे कॉमन पॉइंट पे कनेक्टेड हो। व्हेन the positive terminals of all the cells are connected to one common point and the negative terminals of all the cells are connected to another common point। देखिए ये E1 EMF, E2 EMF, so on up to EM सीरीज में हमने N लिया था, यहाँ M आइडेंटिकल सेल्स कर देते हैं। लेट स्मॉल m नंबर ऑफ सेल्स ज्वाइंड इन पैरेलल। यहाँ भी M हो गया, ये R M तक हो गया, ठीक है। तो M नंबर ऑफ सेल्स हैं, सीरीज में N लिया था, पैरेलल में M। ये पॉजिटिव टर्मिनल सभी सेल्स के, इधर नेगेटिव टर्मिनल सभी सेल के, ठीक है, अप टू EM। ऐसे ही इनकी इंटरनल रेजिस्टेंस R1 R2 सो ऑन अप टू RM तक होगी, जो कि एक सेम वैल्यू R के बराबर है, सभी सेम है। और इस कॉम्बिनेशन को एक एक्सटर्नल रेजिस्टर में यूज किया जा रहा है। किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के थ्रू कितना करंट सेंड ये कॉम्बिनेशन करेगी, तो वो ये कॉमन पॉइंट ए और बी हो गए, ठीक है। तो हर एक सेल से जो करंट आएगा वो सारा टोटल होके यहाँ एक्सटर्नल रेजिस्टर में से एज अ करंट आई फ्लो करेगा। सो वन बाय वन हम उसी प्रोसेस को फिर से करते हैं। लेट द ईएमएफ ऑफ द सर्किट। तो पहले तो क्या किया था, सीरीज कॉम्बिनेशन थी तो हमने E1 E2 E3 ऐड किए थे ऐसे। लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, पोटेंशियल जो इसका होगा वो एक ही पोटेंशियल, क्योंकि सभी सेल्स के पॉजिटिव नेगेटिव कैपिटल आर से कनेक्टेड हैं। सो किसी एक सेल की ईएमएफ के बराबर ईएमएफ होगी। द ईएमएफ ऑफ सर्किट इक्वल्स टू ई। ध्यान देना ये वाली बात आप। पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक एक्सटर्नल रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, तो वही सेम वैल्यू जो है वो ई है। नाउ द टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस आर आई उसको नाम दिया, लेकिन ये इंटरनल रेजिस्टेंस इस समय पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो इसलिए पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला लगाएंगे 1 बाय आर आई इक्वल्स टू 1 बाय आर प्लस 1 बाय आर प्लस सो ऑन अप टू 1 बाय आर, ठीक है। कितनी बार ये 1 बाय आर करेंगे हम, m टाइम्स। तो m टाइम्स जब हम 1 बाय आर m टाइम्स करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी, m अपॉन r। इट इंप्लाइज ri इक्वल्स टू स्मॉल r अपॉन m। रिवर्स करेंगे जब इसको तो ri इक्वल टू स्मॉल r अपॉन m। ये तो आई तो इंटरनल रेजिस्टेंस। नाउ टोटल रेजिस्टेंस
ऑफ द सर्किट, ठीक है। सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस अगर हम कैपिटल आर नाम दें, सॉरी टोटल रेजिस्टेंस कैपिटल आर के साथ जो कॉम्बिनेशन है इस इंटरनल रेजिस्टेंस का वो कैसे है, सीरीज में है, तो कैपिटल आर प्लस आर आई, ठीक है। दैट इज इक्वल टू कैपिटल आर प्लस आर आई कितना हो गया, स्मॉल आर अपॉन एम, ठीक है। दैट इज एम कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर अपॉन एम, ठीक है। एम आर प्लस स्मॉल आर डिवाइड बाय एम, ये टोटल रेजिस्टेंस आई सर्किट की। नेक्स्ट स्टेप हमारा वही है, दैट द करंट टोटल ईएमएफ बाय टोटल रेजिस्टेंस। वैल्यू को अब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो टोटल करंट आई इक्वल्स टू टोटल ईएमएफ कितनी है, ई डिवाइड बाय एम कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, और जो डिवाइड बाय में एम है वो यहां आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है? दिस इज द फॉर्मूला फॉर टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इन दिस कंडीशन। स्पेशल केसेस में वही केसेस हमारे पास फिर से हैं। अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो इंटरनल से, तो कैपिटल आर प्लस, पहले तो हमारे पास ऊपर उसी एक्सप्रेशन के हिसाब से चलेंगे हम, तो एम कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, नेग्लेक्ट किसको करेंगे हम, स्मॉल आर को नेग्लेक्ट करेंगे, तो ये बच कितना जाएगा, एम कैपिटल आर, है ना। स्मॉल आर को अगर यहां से नेग्लेक्ट कर देंगे तो करंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, आई इक्वल्स टू एम ई अपॉन एम कैपिटल आर, एम से एम कट गया, दैट इज ई अपॉन आर, मीन्स करंट ड्यू टू अ सिंगल सेल, एक सिंगल सेल के कारण करंट, ठीक है ना। जबकि दूसरे पार्ट में हम बात करेंगे दैट कैपिटल आर इज वेरी वेरी लेस देन स्मॉल आर, सो इंप्लाइज दैट फॉर्मूला यहां थोड़ा चेंज्ड है, ये सीरीज का था, एम कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, कैपिटल आर यहाँ बहुत स्मॉल है तो कैपिटल आर वाला फैक्टर नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा, यानी कि स्मॉल आर के बराबर बच जाएगा ये अप्रोक्सीमेटली। सो ऊपर फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आई इक्वल्स टू एम ई अपॉन क्या बचा, स्मॉल आर, एम इंटू ई बाय स्मॉल आर, दैट इज m times the current due to single cell. So the combination is useful in this situation. जबकि यहां जो कॉम्बिनेशन है हम लिख सकते हैं कि इस सिचुएशन में ये पैरेलल कॉम्बिनेशन यूजफुल नहीं है। कौन सी कंडीशन में, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगी इंटरनल रेजिस्टेंस से, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन उस समय यूजफुल नहीं है। पैरेलल कॉम्बिनेशन कब यूजफुल है, जब क्या कंडीशन है, कैपिटल आर इज, यानी कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत छोटी है इंटरनल रेजिस्टेंस से। सो दीज वर द टू कॉम्बिनेशंस। और तीसरे की बात करते हैं अभी हम, मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। Now the third type of combination we are going to continue is mixed grouping of cells. फर्स्ट हो गया हमारा सीरीज, इन पैरेलल हो गया। थर्ड पार्ट में हमने मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। तो ये कंबाइंड किस तरह से होंगे, यहां एक लाइन पे आपने ध्यान देना है, द m rows of n cells in a row, एक रो में n सेल्स हैं और ऐसी m रोज हैं हमारे पास। कैसे दिखाएंगे इस बात को हम यहां पर, एक रो में n सेल्स, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल एंड n सेल्स, ये एक रो हुई जिसमें n सेल्स हैं।
और ऐसे हमारे पास रोज कितनी है, वी हैव m रोज ऑफ सच कॉम्बिनेशन। ये सेकंड रो हो गई, n सेल की है ये भी। इसी तरह से सो ऑन करते जाएंगे तो mth रो आएगी। तो ये कॉम्बिनेशन, तो टोटल नंबर ऑफ सेल्स देखो यहाँ हम कहें E1 E2 सो ऑन अप टू ये En तक आएगा, इधर E1 E2 सो ऑन अप टू Em तक आएगा, है ना। इधर R1 R2 सो ऑन अप टू Rn सेल्स का होगा इंटरनल रेजिस्टेंस। ऐसे ही इस तरफ को चलेंगे तो R1 R2 सो ऑन अप टू Rm। तो ये हर एक रो जब एक कॉमन पॉइंट से कनेक्ट की जाएगी, इधर इस सिरे से भी और इस एंड से भी एक कॉमन पॉइंट से कनेक्शन किया जाएगा। तो ये सारा ही कॉम्बिनेशन सेल्स का जो है एक्सटर्नल रजिस्टर के साथ अगला जो स्टेप है हमारा, इट विल बी कनेक्टेड विद द एक्सटर्नल रजिस्टर कैपिटल R, क्योंकि इस सारी कॉम्बिनेशन से प्रोड्यूस होने वाला करंट हम एक्सटर्नल रजिस्टर में यूज करेंगे। हर एक रो जो करंट सेंड करेगी पॉइंट ए पर आकर वो कॉम्बिनेशन होगा, एंड आउटसाइड फ्रॉम ए ये टोटल करंट हो गया I। द करंट I फ्लोज थ्रू द रजिस्टर कैपिटल R। सो दिस इज द सिचुएशन इन डायग्राम। तो यहां पर हम ये जो लिखा है हमने, द m रोज ऑफ n सेल्स इन ए रो, m रोज हैं और n सेल्स एक रो में है। सो द टोटल नंबर ऑफ सेल्स इक्वल्स टू m इंटू n। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ सेल्स हो गए और कैपिटल R इसके साथ एक्सटर्नल कनेक्टेड है। सबसे पहले हम EMF ऑफ वन रो, ठीक है, एक रो की EMF कितनी होगी, तो n टाइम्स करेक्ट होंगी, है ना, E प्लस ई प्लस सो ऑन अप टू n टाइम्स। तो कितना हो गया ये n इंटू ई हो गया, है ना। एंड इसी तरह से हर एक रो की NE का कॉम्बिनेशन पैरेलल है। द m नंबर ऑफ NE EMFs are connected in parallel. So m नंबर, ये एक हो गया, दो हो गया, एक NE दूसरा NE, ऐसे पैरेलल कनेक्टेड हैं। तो पैरेलल में तो टोटल EMF या टोटल पोटेंशियल उतना ही रहता है। सो m नंबर ऑफ NE EMF आर कनेक्टेड इन पैरेलल। सो टोटल EMF ऑफ सर्किट इक्वल्स टू NE। ठीक है, वही NE का पैरेलल कॉम्बिनेशन सेम ही वही रहेगा NE। लेट इट एज इक्वेशन नंबर 1। अब हमने टोटल रेजिस्टेंस सर्किट की फाइंड करनी है, लेकिन उससे पहले इंटरनल रेजिस्टेंस का टोटल करेंगे सारा ही, फिर उसके बाद उसको सीरीज में कैपिटल R के साथ ज्वाइन कर देंगे। तो पहले हम एक रो की इंटरनल रेजिस्टेंस लेते हैं। द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ रो, तो कितनी होगी, R प्लस R प्लस R, कितनी बार, n टाइम्स करेंगे तो कितना हो जाएगा, NR हो जाएगी। नाउ दिस NR ऑफ ईच रो, हर एक रो का जो NR वैल्यू है इज कनेक्टेड in parallel. So total internal रेजिस्टेंस, जो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस होगी वो कितनी हो जाएगी, 1/RI नाम दें उसको, तो 1/NR प्लस 1/NR प्लस सो ऑन अप टू m टाइम्स, यानी कि पैरेलल में m टाइम्स अगर इसको ऐड करेंगे तो m इंटू 1/NR हो जाएगा। ये 1/RI की वैल्यू है। तो यहां से RI कितना हो गया, NR अपॉन m। ये इंटरनल रेजिस्टेंस आई सर्किट की। ठीक है, बात करें अगर टोटल रेजिस्टेंस की, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट,
तो सर्किट में इस इंटरनल रेजिस्टेंस के अलावा और क्या है, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है जो कि इसके साथ सीरीज में है। टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट विल बी इक्वल टू कैपिटल आर प्लस आर आई, दैट इज इक्वल टू कैपिटल आर प्लस एन आर अपॉन एम। सो इट इम्प्लाइज, एलसीएम लेकर ऐड करें तो एम कैपिटल आर प्लस एन इंटू स्मॉल आर डिवाइड बाय एम। ठीक है, ये सर्किट की हो गई टोटल रेजिस्टेंस। दिस वन लेट इट एज, इसको नंबर 2 दे दीजिए, क्योंकि इन दो इक्वेशंस की ही हमें जरूरत पड़ेगी करंट फ्लोइंग को फाइंड करने के लिए, है ना। द करंट थ्रू सर्किट, ठीक है, I इज इक्वल टू, तो फॉर्मूला क्या बताया था, टोटल ईएमएफ डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल ईएमएफ ये निकाली हुई है फर्स्ट इक्वेशन में हमने, एनई हो गया, और टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, एम कैपिटल आर प्लस एन स्मॉल आर, और डिवाइड बाय में जो एम है वो यहां हो गया। ठीक है, तो बन गया एम एन ई डिवाइड बाय एम आर प्लस एन आर। दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्मूला फॉर करंट थ्रू द सर्किट। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो पिछले दो केसेस हमने स्टडी की है कि सीरीज कॉम्बिनेशन की इफेक्टिवनेस कब हो रही है, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस वेरी लार्ज देन द इंटरनल रेजिस्टेंस हो। पैरेलल कॉम्बिनेशन की इफेक्टिवनेस तब आई जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस स्मॉल है इंटरनल रेजिस्टेंस से, एंड दिस कॉम्बिनेशन इज यूजफुल, मिक्स्ड ग्रुपिंग यूजफुल है जब इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दोनों ही क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, this type of combination is useful in the situation when internal resistance is equal to the external resistance. So this is the discussion about the grouping of cells. एक टॉपिक इस चैप्टर में छोटा सा और है, that is the सुपर कंडक्टिविटी। उसके बाद ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा, फर्स्ट चैप्टर सेकेंड यूनिट का। तो सुपर कंडक्टिविटी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। सुपर कंडक्टिविटी क्या है? सुपर कंडक्टिविटी we have already studied the variation of resistance of a conductor with temperature. टेम्परेचर के साथ कंडक्टर का रेजिस्टेंस कैसे चेंज होता है पढ़ चुके हैं हम। दैट इट इंक्रीजेस विद द राइज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ने से कंडक्टर की रेजिस्टेंस बढ़ती है। कैपिटल आर कंडक्टर की रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है और टेम्परेचर है इस एक्सिस में। सो एक ग्राफ हम यहाँ पर शो कर रहे हैं, ये मरकरी के लिए है, स्पेशली कंडक्टर मरकरी के लिए। सो ग्राफ शो कर रहा है कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ रेजिस्टेंस बढ़ रही है, और अगर हम डिक्रीज की बात करें, विद डिक्रीज इन टेम्परेचर रेजिस्टेंस इज गेटिंग डिक्रीज्ड, और ये रेजिस्टेंस एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर आकर इसकी वैल्यू 0 भी हो जाती है। और ये वैल्यू 0 जिस टेम्परेचर पर हो रही है, रेजिस्टेंस की वैल्यू जिस टेम्परेचर पर 0 हो जाती है, दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर कंडक्टर की रेजिस्टेंस 0 हो जाती है। अब कंडक्टर की रेजिस्टेंस जब 0 हो गई तो कंडक्टर क्या बन गया, सुपर कंडक्टर बन गया। सुपर कंडक्टर यानी कि उसके अंदर की रेजिस्टेंस जब खत्म हो गई तो वो करंट को अपोज करने वाला जो फैक्टर है वो खत्म हो गया। सो वन टाइम इफ वी मैनेज टू फ्लो द करंट वन टाइम in the conductor, then it will continue to flow forever. जब रेजिस्टेंस नहीं होगी तो वही करंट उस कंडक्टर में हमेशा के लिए फ्लो करता रहेगा, और उस सिचुएशन में कंडक्टर को हम सुपर कंडक्टर कहते हैं। क्रिटिकल टेम्परेचर में अगर हम मरकरी की बात करें तो ये जो क्रिटिकल टेम्परेचर मरकरी का है वो 4.2 केल्विन है, अप्रोक्सीमेट 4 केल्विन ही अगर इसको हम लिख दें तो इसी 4 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कैलकुलेट कैसे करेंगे, 273 माइनस 4, दैट इज अप्रॉक्स 269, क्योंकि 273 में भी 0.15 होता है और इसका भी 4.2 जो पॉइंट है वो हमने थोड़ा नेग्लेक्ट किया है। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, ये गलत हो गया हमारा, 4 माइनस होगा, 4 माइनस
273, तो वैल्यू आ गई माइनस का 269 डिग्री सेल्सियस इज द क्रिटिकल टेम्परेचर फॉर मरकरी। सुपरकंडक्टर की ये एक प्लस पॉइंट है, एडवांटेज है कि उसमें वन टाइम करंट फ्लो करने के बाद रेजिस्टेंस की वजह से होने वाला जो लॉस है एनर्जी का वो नहीं होगा, क्योंकि उसमें करंट को अपोज करने वाला कोई भी फैक्टर अब नहीं है सुपरकंडक्टर में। लेकिन वो सुपरकंडक्टर बर्न किस टेम्परेचर पर रहा है, जो क्रिटिकल टेम्परेचर है, इट इज नॉट अ मैनेजेबल टेम्परेचर। माइनस का 269 टेम्परेचर उसको प्रोवाइड करना और उस टेम्परेचर पर सर्वाइव करना ह्यूमन बीइंग्स का, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो ये एक ड्रॉबैक है सुपरकंडक्टर्स के लिए कि उनका जो वर्किंग है वो उस टेम्परेचर पर नहीं है जिस टेम्परेचर पर ह्यूमन बीइंग्स का या अदर लिविंग क्रिएचर्स का सर्वाइव हो सकता है। लेकिन कंटिन्यूस ऐसी रिसर्चेस हैं जो, क्योंकि मेन जो रिक्वायरमेंट होती है वो एनर्जी के लॉसेस को बचाने की होती है, तो ऐसे सुपरकंडक्टर और इन्वेंट किए जा रहे हैं जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर इस तरह का आ जाए जो रूम टेम्परेचर के अबाउट या रूम टेम्परेचर से थोड़ा बिलो उस तरह का हो, जो इन विच कंडीशंस द लिविंग क्रिएचर्स कैन सर्वाइव। और इस फिनोमिना को, जिस फिनोमिना में एक कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो जीरो हो जाता है, सच अ फिनोमिना इज कॉल्ड सुपर कंडक्टिविटी। इज दैट क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट इन टुडेज चैप्टर एंड दिस यूनिट। कीप स्टडी and be healthy, be safe. Bye.